नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बोर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल आएंगे जोधपुर, वर्चुअल माध्यम से करेंगे विभिन्न लोकार्पण व शिलान्यास। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सर्वांगीण स्वच्छता को प्राथमिकता जरूरत बताते हुए नियमित निरीक्षण व मॉनिटरिंग के दिए निर्देश। लघु उद्योग हो या कोई भी उद्योग, उसका डेवलपमेंट सरकार की जिम्मेदारी, राज्यवर्धन सिंह ने हस्तशिल्प उत्सव में किया संबोधित। चिकित्सा विभाग की एसीएस ने किया अस्पताल का निरीक्षण, नर्सेज ने सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को एक दिवसीय यात्रा पर जोधपुर यात्रा पर आएंगे और अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार सुबह 10:15 पर विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 10:30 पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के चौथे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। इसी समारोह में वह वीसी के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 2:10 पर कलेक्ट्रेट सभागार में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री दोपहर 3:10 पर स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे और शाम 4:15 पर विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सर्वांगीण स्वच्छता को प्राथमिक जरूरत बताते हुए परिवेश स्वच्छता के प्रति हर स्तर पर सार्थक प्रयासों में गंभीरतापूर्वक समर्पित प्रयासों में जुटने का आह्वान किया है। शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत गतिविधियों की समीक्षा बैठक में यह आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप स्वच्छता पखवाड़े को आशातीत सफल बनाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी व पूर्ण समन्वय के साथ जुटे और इसमें कहीं कोई कमी न रहने दें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता का कार्य एक पखवाड़े या अभियान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इसे वर्ष पर्यंत 365 दिनों में नियमित रूप से जारी रखने की आवश्यकता है। इसके लिए स्वच्छता को अपनी जीवन शैली का अहम हिस्सा बनाएं। निर्देश दिए कि सब महीने में एक बार समाज के सब लोग और शिक्षक, बच्चे, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, यानी इस धरती पर रहते हैं सब लोग मिलकर के एक दिन पूरे शहर, पूरे गांव की सफाई करेंगे। तो एक महीने में एक दिन करेंगे और रोज हमारा जो एसएफसी का प्रोसेस होता रहेगा तो गंदा नहीं दिख सकता। हमारा प्रयत्न रहेगा कि राजस्थान रोज स्वच्छ दिखाई दे, ऐसा वातावरण हम निर्माण करेंगे। इसलिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान करेंगे कि जो जिसका क्षेत्र सबसे साफ सुथरा आएगा उसके लिए प्रोत्साहन देंगे। ऐसा में हमारा एक कार्यक्रम है और इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। स्वच्छता का हमने स्वच्छता के लिए सब अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर गांव बिल्कुल साफ सुथरा दिखना चाहिए, कहीं गंदगी नहीं होना चाहिए। और इसलिए जो केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से जिनको धनराशि मिलती है एफएफसी, एसएफसी की, वो पर्याप्त होती है। यानी छोटी से छोटी ग्राम पंचायत में भी कम से कम 5 लाख रुपए साल के मिलते हैं। तो उससे हम गांव को आसानी से साफ रख सकते हैं। हमने पीएचडी को भी कहा है, यानी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी को, जिसको गाँव की भाषा में जलदाय विभाग भी कहते हैं, कि आप गंदगी कम से कम करें। क्योंकि उन्होंने सड़कें खोद के डाल दिए, उसको ठीक नहीं किया है। दूसरी बात, कहीं भी इनके नल बहते रहते हैं, उनकी टोंटियाँ नहीं होती। तो इनको भी कहा है कि आप इस प्रकार का करते न करें, इससे गंदगी दिखाई दे। तो सब अधिकारी इसमें आग्रह किया है कि सब साफ सुथरा दिखाई देना चाहिए। इसके लिए मैंने कही रहा था कि एसएफसी का पैसा हमारे पास पर्याप्त है, परंतु अभी तक ये क्यों नहीं होता था। आदेश तो थे, ये इसलिए नहीं होता था कि अधिकारी ध्यान नहीं देते थे और जो ये स्वच्छता के लिए आवंटित जो धनराशि है उसको अन्य मदों में खर्च करते थे। पंचायत राज विभाग की तरफ से हमने निर्देश दिए हैं कि स्वच्छता का पैसा स्वच्छता में खर्च करना है। यदि अन्य मद में खर्च किए, अन्य काम में खर्च किए, तो जो खर्च करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मैं समझता हूँ पर्याप्त राशि होती है और इससे पूरा राजस्थान एक साथ साफ रह सकता है।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आगामी 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के आयोजन को आशातीत सफलता के साथ ऐतिहासिक यादगार बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि इस प्रकार का प्रयास करे कि सूर्य नगरी इस कार्यक्रम में प्रदेश में कीर्तिमान स्थापित करे। शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए और अधिकारियों से कहा कि इस कार्यक्रम में पूरी सहभागिता निभाते हुए वृहद स्तर पर आयोजित करने का रिकॉर्ड कायम करे। वहीं मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सूर्य जगत के प्रकाश का दाता है। आज सूर्य के बिना जीवन सूना है। वह अंधकार को मिटाते हैं और हमारे अन्नदाता भी है। उन्होंने सूर्य नमस्कार को नितांत आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार के इस आयोजन को शिक्षा विभाग तक ही सीमित नहीं रखकर सभी विभाग अपना कार्यक्रम बनाए और हर विभाग, हर आम और खास व्यक्ति इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। कम से कम एक सुबह विद्यालय में जाएं और सूर्य नमस्कार में भाग लें। इसमें चाहे बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो, सब सूर्य नमस्कार में भाग ले सकते हैं। चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे आध्यात्मिक हो, कोई सा भी, यानी सब समाज में जो भी लोग रहते हैं सब लोग इसमें सहभागी बनना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। अब सूर्य भगवान सूर्य सप्तमी को सूर्य नमस्कार करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि सूर्य भगवान की आराधना करना नितांत आवश्यक है और इसलिए आवश्यक है कि सूर्य भगवान हमको सब कुछ देते हैं कि आत्मिक, बौद्धिक, दैहिक स्वास्थ्य हमारा ठीक रखते हैं, अंधेरे को भगाते हैं, सबको प्रकाशमान करते हैं और सूर्य भगवान के बिना हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सूर्य भगवान की आराधना हम सब लोगों को करना ही चाहिए और इसलिए सूर्य भगवान की आराधना का दिन हमने सूर्य सप्तमी को चुना है। सूर्य नमस्कार करके हम सूर्य आराधना करेंगे। उद्योग, वाणिज्य व कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि लघु उद्योग हो या कोई भी उद्योग हो, उसका डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सरकार की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में स्टोन मार्ट 24 का जो उद्घाटन किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम लक्ष्य रखकर इन्वेस्टमेंट राजस्थान में लेकर आएंगे, चाहे वह सोलर एनर्जी हो या चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो। एनर्जी में कोई कमी नहीं रहेगी। इंडस्ट्रीज हम तक गैस पाइपलाइन को पहुंचाएंगे, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही हमारे मंत्रालय में जो वीआईपी होगा वह होगा इन्वेस्टर। हमारी सीआईसी के साथ ही बैठक हुई है। सरकार तरह के उद्योगों को सुविधा देगी ताकि उद्योग बढ़े और साथ साथ स्वस्थ वातावरण बने, सभी व्यवसायों को आगे बढ़ाने का मौका मिले। वे आज जोधपुर हस्तशिल्प मेले में सहकार से समृद्धि व उद्योग से विकास संगोष्ठी में शामिल होने आए और पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि युवाओं के लिए मुख्यमंत्री ने बड़े लक्ष्य रखे हैं। प्रदेश में जल्द ही बड़ी घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा की जाएगी, उसकी योजना तैयार की जा रही है। कब से काम कर रही है? 5-6 साल की छोटी होती थी तब मैं फैमिली लोग ये काम करते थे, पूरा हाथ का वर्क चाहिए थे बस। फिर ये इसके ऊपर आ जाता है इस तरह से। ये तो मशहूर है आपकी जोधपुर की। बहुत फेमस है। देव कुमार जी मेरी पसंद करके दो के ये भी मन लगता थोड़ा आगे मोबाइल का आप नहीं बनाओ आपने पढ़ा ना हमारा वकील हमारा वकील है बहुत बड़ा है बता रहे मैंने काम नहीं करी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव शुभ्रा सिंह ने शुक्रवार को जिला सैटेलाइट पावटा अस्पताल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। चिकित्सा विभाग की एससीएस शुभ्रा सिंह आज सुबह पावटा अस्पताल पहुंची और वहां की चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की नई बिल्डिंग का अवलोकन भी किया। चिकित्सा अधिकारी ने उन्हें अस्पताल में चल रही चिकित्सकीय योजनाओं की जानकारी दी। शुभ्रा सिंह ने बताया कि अस्पतालों का निरीक्षण किया गया है, खामियों को दूर किया जाएगा, जिसके लिए कुछ सुझाव भी मिले हैं, उन पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश के अस्पतालों में आने वाले हर मरीज को आराम और सुविधा मिले, कोई कमी कसर मरीजों के लिए नहीं रखी जाए। अस्पतालों में दिखाई दी लाइनों के बारे में कहा कि इसके लिए सुधार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
तो इसके बारे में बताएं। आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल। लेट अस नो फिर अगर सजेशन से नया अब इस कार्यक्रम को हमको थोड़ा स्ट्रेंथन करना है। सिंस यू आर एट द कटिंग एज, लेट अस नो कोई आपके सजेशंस हो। देखते हैं स्कूल किस तरीके से रन कर रहा है, लोग उसको कम हो गए। मेंटल हेल्थ के लिए जैसा कि जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है कि हमारे जितने भी अस्पताल और चिकित्सा संस्थाएं हैं वो रोगियों को सही सुविधाएं उपलब्ध कराएं, और इसके लिए सारे सीनियर ऑफिसर्स जो है वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं जिससे सही जो स्थिति है वो सामने आवे। क्योंकि ऐसा नहीं कि पता चल गया इंस्पेक्शन है और उसमें एक बनावटीपन जो आ जाता है, तो इसीलिए बिना बताए इंस्पेक्शंस हो रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि हम देखें कि जो सुविधाएं हैं जैसा कि होना चाहिए, मरीजों के लिए टॉयलेट साफ़ हों, जो चद्दरें हैं वो चेंज हो रही हों, दवा सही समय पे मिल जाए, वेटिंग लाइन बहुत लंबी ना हो, इस हिसाब से हमने अभी दौरा किया है और कुछ सजेशंस आए हैं, उनके ऊपर काम किया जाएगा। अटेंडेंस भी चेक की गई है और जो लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जो यूटीबी पे है और बहुत लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं उनको हटाया जाएगा, बाकियों को एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाएगा। और यहाँ पे भी इस अस्पताल में हमने देखा भीड़ बहुत है, नया अस्पताल है, संचालन अच्छा है, लेकिन जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं उसके लिए और काउंटर्स बनने चाहिए, उसके लिए हमने चर्चा की है और सुविधाओं का और विस्तार हो इसके लिए चर्चा की गई। मैडम यहाँ पे एक रूम में 3 से 4 डॉक्टर बैठते हैं, उसके कारण लंबी लाइनें भी लगती है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? कुछ प्रस्ताव आए हैं और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुछ इन्होंने डॉक्टर्स के लिए रिक्वेस्ट किया है, हम देखते हैं कि उसकी सुविधा कैसे करवाई जा सकती। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने एसीएस चिकित्सा विभाग को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगे रखी। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर के अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि ज्ञापन में नर्सिंग निदेशालय जोधपुर में स्थापित करने, नर्सिंग अलाउंस और अन्य भत्ते देने, ट्रांसफर से बैन हटाकर गृह जिले में पद स्थापन करने, कैडर रिव्यू, समयबद्ध पीपीसी नर्सिंग भर्ती 2023 पूर्ण करने के सहित यूटीबी नर्सिंग अधिकारी का एक्सटेंशन चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से मेडिकल कॉलेज के नाम जारी करने की मांग रखी गई। हमने आंदोलन किया था आपको तो हमारा दिमाग और ये आप एक महीने हमारे यहाँ यूटीबी के मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी लगे हुए थे, हर बार एक्सटेंशन आता है, डायरेक्टर साहब है जो मेडिकल सीएमओ तक नाम निकलता है तो उनकी सैलरी करता है। इस बार भी जोधपुर के पांची रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर शुक्रवार को एक कार अनियंत्रित होकर पेट्रोल पंप में घुस गई, जिससे वह महिला जख्मी हो गई। गनीमत रही कि पंप पर बड़ा हादसा होने से बच गया। जानकारी के अनुसार पांची रोड पर नरसानी पेट्रोल पंप स्थित है, जहां आज दिन में कार सवार एक महिला अपना अनियंत्रण खो बैठी और पंप में कार घुस गई, जिससे वहां कार्यरत कर्मचारियों और पंप पर तेल भरवाने आए लोगों में एक बार की हलचल मच गई। हालांकि महिला को हल्की चोट लगाना बताया गया, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, जिससे बड़ा हादसा होने से भी बच गया। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत सेवा संस्थान और भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति की तरफ से आज दिव्यांग शिविर का आयोजन महामंदिर रामबाग में आयोजित किया गया। इसमें कई दिव्यांगों को उनकी सुविधा अनुसार उपकरण उपलब्ध करवाए गए। सेवा संस्थान के प्रभारी नरपत सिंह कछुआ ने बताया कि सेवा संस्थान की तरफ से हर बार दिव्यांगों के लिए शिविर का आयोजन किया जाता है। शिविर में आने वाले दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, आंख, कान या अन्य तरह से हैंडीकैप लोगों को उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। शिविर सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक आयोजित रहा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले ही कर ली जाती है ताकि आने वाले दिव्यांगों को उसका लाभ मिल सके। जो कोई भी दिव्यांग सुविधा पाना चाहता है वह पहले रजिस्ट्रेशन करवा देता है। वहीं शिविर में आए राम प्रसाद महाराज ने शिविर की सराहना करते हुए आयोजकों को इसके लिए आभार जताया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, वो भी इस शिविर में 4 तारीख को आने के लिए मुझे कहा गया है। वो 4 तारीख को इस शिविर में आएंगे और इस शिविर की सफल आयोजन के लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का और सभी आयोजकों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपका परिचय? नरपत सिंह कछावा, प्रभारी भारत सेवा और कैंप प्रभारी दिव्यांग शिविर और पूर्व नर्सिंग अधीक्षक महात्मा गांधी अस्पताल। भारत सेवा संस्थान के तत्वावधान में कई ऐसे सामाजिक कार्य समय समय पर होते रहते हैं। इस बार मारवाड़ की इस पावन धरा पर पूरे क्षेत्र के लिए 3 दिवसीय विकलांगों के लिए विशेष शिविर रखा है, जिसमें बड़ी सुंदर की प्रेरणा से हमारे संस्था के सभी पदाधिकारियों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। सबके लिए पहले तो चाय नाश्ते की, भोजन की व्यवस्था, फिर उनके लिए ट्राईसाइकिल है, जो सुनने में कमज़ोर उनके लिए कानों की मशीन, आँखों की जांच, कृत्रिम हाथ पैर बनाने की हाथों आँख व्यवस्था, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, इन सब की सुविधा इस क्षेत्र के लिए बहुत सराहनीय और सुंदर कार्य हो रहा है और पूरे क्षेत्र में ये एक अनूठा कार्य हो रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ताओं के लिए बीमा पॉलिसी कार्यक्रम आज से शुरू हो गया। इसके लिए वकीलों को 5 लाख तक बीमा का लाभ मिलेगा और एक्सीडेंट पर 10 लाख तक मुआवजा राशि मिल पाएगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया द्वारा गत दिनों सीसीटीवी कैमरे लगवाने की प्रक्रिया के बीच बताया गया कि अधिवक्ताओं के लिए बीमा पॉलिसी कार्यक्रम होगा, जिसमें 5 लाख का बीमा आयोजित किया गया। एक्सीडेंटल मृत्यु पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि वकीलों के हितार्थ कार्य किए जा रहे हैं। यूनियन बैंक की तरफ से यह कार्यवाही की जा रही है। वकीलों को यूनियन बैंक के मार्फत क्लेम राशि मिल पाएगी। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के तत्वाधान हमारे यशस्वी अध्यक्ष रत्नाराम जी ठोलिया और हमारे पूरी कार्यकारिणी सदस्यों ने अधिवक्ता समुदाय के लिए बीमा पॉलिसी का लाभ हर अधिवक्ता को मिले, उसके लिए योजना चलाई है। उस योजना के तहत 5 लाख रुपए का इंश्योर्ड हर अधिवक्ता के लिए है, जो अनिवार्य रूप से निःशुल्क रूप से किया जा रहा है एसोसिएशन की ओर से। जिस प्रकार से अधिवक्ता कार्य करता है, उस कार्य में अति संवेदनशील हर व्यक्ति ये अपने आप को एश्योर्ड समझे, उसके लिए एसोसिएशन है जो हर अधिवक्ता को निःशुल्क रूप में बीमा पॉलिसी देने जा रही है। उसकी हमने निविदा निकाल दी है और इस बीमा पॉलिसी को हाल ही में हमारे कैमराज का प्रोग्राम हुए इनॉग्रेशन में विजय जी बिश्नोई जज साहब के द्वारा है जो इसका इसे लॉन्च की गई और इस योजना को लॉन्च करने के पश्चात से कल से हमारे एसोसिएशन में सारी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई है तथा 18 से लगाकर 60 वर्ष के अधिवक्ताओं को 5 लाख का बीमा निःशुल्क मिलेगा तथा दुर्घटना में 18 से लगा के 70 वर्ष तक के आयु के अधिवक्ता को बीमा एक्सीडेंटल लाभ मिलेगा, जो 10 लाख रुपए की प्रीमियम सम एश्योर्ड राशि रहेगी। इसी प्रकार एसोसिएशन हमेशा वकीलों के हितार्थ के लिए कार्य करता रहेगा और ये योजना हमें विश्वास है कि हर अधिवक्ताओं को इसका निःशुल्क लाभ मिलेगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जोधपुर द्वारा ली जा रही है और उस बैंक से हमने सारी विचार विमर्श करके उस पॉलिसी को लॉन्च किया है, जिसका कार्य सुचारू रूप से जारी हो चुका है। धन्यवाद। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के संगठक महाविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के स्नातकोत्तर प्रसूति तंत्र व स्त्री रोग विभाग एवं KAGOF के संयुक्त तत्वावधान में गर्भोपक्रम 2024 राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हमदर्द यूनिवर्सिटी बांग्लादेश के कुलपति फारूकी उस जमान व आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की उपस्थिति में हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि फारूकी उल जमान ने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धतियों के सहयोग से मातृ व शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण किया जा सकता है तथा मातृ व शिशु के स्वास्थ्य संवर्धन में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम के अध्यक्ष कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि किसी भी संगोष्ठी की सफलता तभी संभव है जब उसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। समाज के उत्थान में महिलाओं की भूमिका अहम है। बहुत अच्छा हुआ वो प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोग्राम। उसमें यही होने वाला था
that is MU in between the Ahmedabad University Bangladesh and Rajasthan Ayurveda University Jodhpur. Especially thanks to our Honorable VC sir, that is Prajapati sir, and his team also. There is a good organizations and for his dynamic guidance, like Prajapati sir is running very well in the case, and we are going for them from this from Bangladesh, that is from the Institute of Pediatric Medicine, and Dr. Sarvapalli Radhakrishnan at Rajasthan Ayurveda University, Jodhpur. And we are thankful to all of you also, especially media also, because they are broadcasting the news regarding the seminars, international seminar last month I have seen. And thank you all of you, and especially our Honorable Vice Chancellor and also the founder of this university, Dr. Hakim Mohammad Yusuf Bhuiya, and his team and teachers, and my Vice Chancellor, Dr. Farooq Jaman Chaudhary. And again, thankful to all of you and all of your team. Thank you very much again, and thank you also my Guruji. First of all, I would like to thank the organizers for this event, for inviting me here. And this is a very prime need. The topic they choose for this seminar is very important, especially for this region. I have come here from Bangladesh, Ahmedabad University of Bangladesh, to attend the seminar and to sign a memorandum of understanding between our two institutions. I think this is the first step of our cooperation. It will be extended further, and I hope the success of this seminar and the output of this seminar will be valuable for our society. Thank you so much. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आज 2 और 3 दिन का 2 दिवसीय गौरवोपक्रम पे एक नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार का आयोजन स्टार्ट हो गया है। और इस सेमिनार के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे गर्भणी परिचर्या में, मासानुमासिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग देशों में इस तरह के बहुत सारे प्रोटोकॉल बने हुए हैं, लोग बना रहे हैं स्टैंडर्डाइज, लेकिन उनका कहीं स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। हमारे आयुष डिपार्टमेंट में हम देखते हैं कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी सभी में इस तरह का वर्णन मिलता है। हमारे सिविलाइजेशन में भी इस तरह की बातें कही जाती हैं। हमारे दादी नानी के नुस्खों में भी इस तरह की बातें आती हैं, खान पान, रहन सहन सभी के बारे में बात की गई है। ऑब्जेक्ट ये है कि सुप्रज हमारी जो अगले आने वाली जनरेशन है वो बुद्धिमान हो, सकुशल हो और हेल्दी हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे देश से लगभग सभी राज्यों से रिप्रेजेंटेशन हुआ है। इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने में हमारे आंचल प्रसूता, हमारा जो राज्य सरकार का प्रोविजन वो है, और हमारे KOF कासपी आयुर्वेद गायनकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिक्स फाउंडेशन की तरफ से भी इसमें जॉइंटली इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। आज इसी के साथ साथ हमारा एक MOU भी साइन होने जा रहा है, जो हम बांग्लादेश के साथ करने जा रहे हैं। हमारे VC साहब वहाँ से आ गए हैं, और ये MOU साइन होना था हमारे कुमार कांड में ही, लेकिन ये डिले हुआ क्योंकि थोड़ी अप्रूवल में देर हुई। इस वजह से इसको हम इस समय कर रहे हैं, जिससे कि हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं, उनके यहाँ जो परंपराएं हैं, आपस में मिलकर हम उनका साइंटिफिक इवैल्यूएशन कर कुछ अच्छे से अच्छा हम अपने समाज को दे सकें। आज की सेमिनार की बात करें तो इस सेमिनार से क्या निकल के आएगा नया? गर्भणी परिचर्या में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आज हमको सोचना पड़ता है। देखिए हम कई बार हम देखे हैं, जो पहले भी ज़माने में राजा महाराजा होते थे, उनके बहुत ज़्यादा संतति नहीं होती थी, 1-2 संतति होती थी, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। जहाँ संख्या बढ़ती चली जाती है वहाँ क्वालिटी घटती चली जाती है। तो इसको ध्यान में रख के आगे का प्लान हमारे लिए कि प्लान करना है हमको, हमारी संतति कैसी हो, अभिमन्यु जैसा बनाना है या किसी और की तरह से बनाना है, ये सोचना जरूरी है हमारे लिए। इसलिए प्लान्ड वे में हमारी संतति के बारे में क्या क्या अच्छा है, आगे जनरेशन में हम कितना ज़्यादा उसको डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि देख रहे हैं आप आज इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है।
अगर हमको अपने आप को अच्छा रखना है, सर्वाइव कराना है, तो इसमें हमको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत सारी सिविलाइजेशन में जब हम बात करते हैं, हिंदुस्तान के अपने भारत की बात करें, तो प्राचीन सभ्यताओं में बहुत जगह पर इस तरह का डिस्क्रिप्शन आया है और उनको सबको एक जगह इकट्ठा करना और उनको SOP स्टैंडर्डाइजेशन करना उनका और उसको हमारे पब्लिक को देना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेमिनार। फ्यूनरल मैनेजमेंट कंपनी अंतिम सत्य की वेबसाइट आज लॉन्च की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर पूनासर धाम के संत रामदास महाराज ने वेबसाइट का बटन दबाकर उद्घाटन किया। कंपनी के फाउंडर अक्षत पारिक, को फाउंडर गजेंद्र पारिक और संरक्षक सोहनलाल गोयल ने बताया कि इस कंपनी को शुरू करने के पीछे कई कारण है। उन्होंने बताया कि हम लोग एक बार किसी पहचान वाले के यहाँ अंतिम संस्कार में गए, वहां देखा तो उनके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं थे। इसी कारण जो मृतक को शमशान में ले जाने के लिए बांस की सीढ़ी गूंदी जाती है, उसको गूंदना वहां खड़े किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं था और उसके बाद जो संस्कार किए जाते हैं वो भी पूर्ण विधि से नहीं किए जा रहे थे। ऐसी घटना कई बार घटी है। तत्पश्चात उन लोगों ने भी समाज और मिलने वालों के अंतिम संस्कार में जाना शुरू किया और पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद इस कंपनी की शुरुआत की गई। ये जो हमने कंपनी बनाई है, इसमें हमारे जो मुख्य फाउंडर है, ये मेरा सुपुत्र है अक्षत पारिक। इसके कोई गले में तकलीफ है, इस कारण बोल नहीं पा रहा है। तो जो ये सारा कार्य है वो इस बंदे ने बीड़ा उठाया है कि ये सारा काम मैं करवाऊँगा। तो हमारा इसको थोड़ा सहयोग रहेगा। जो हमारे संरक्षक है माननीय श्री सोहनलाल जी, तो इनका पूरा सहयोग रहेगा। और ये भी काफ़ी शव यात्राओं में जा चुका है और इसने वहाँ पे जो भी पंडित जी वगैरह जाते हैं सबके साथ में जाता है और पूरी विधिवत एकदम ये सब तरीके से सीख रहा है और जैसा पंडित जी कहते हैं उस हिसाब से ये कार्य करवा रहा है। और जहाँ कहीं कमी रहती है तो इसको भी काफ़ी जानकारी हो गई है, तो ये सब चीज़ें अपने हिसाब से पूरी करवा रहा है। उद्देश्य ये है कि हमारे जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म के हिसाब से जो कार्य है तो वो एक तो नकारात्मक हो रहे हैं, तो नकारात्मकता की वजह से कई लोगों के तकलीफें आ रही है। तो हमारे जो पंडित जी एकदम सकारात्मक रूप में जो भी विधि पूर्वक कार्य है वो संपूर्ण करवाते हैं, तो जिसमें भविष्य में उनको कभी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। शेर राजस्थान स्वर्गीय जयनारायण व्यास समाधि स्थल विकास समिति के तत्वावधान में शेर राजस्थान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयनारायण व्यास की 125वीं जयंती 18 फरवरी को समाधि स्थल पर मनाई जाएगी। समाधि स्थल के अध्यक्ष अरुण जोशी ने बताया कि जयंती कार्यक्रम के अवसर पर उनकी कविताओं और कहानियों पर लघु नाटिका का मंचन भी किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। शेर राजस्थान स्वर्गीय श्री जयनारायण व्यास जी की जयंती 125वीं जयंती 18 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी, जिसके अंतर्गत इसके स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों का लोकार्पण, जयनारायण जी के व्यास के द्वारा लिखे हुए गीत और सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण खास ये है कि जयनारायण व्यास जी के द्वारा जो लिखित और गीत है उनका नाटक, लघु नाटक ये किया जाएगा, जिसका नाम है शेर राजस्थान नाटिका। हम आपसे सबसे बड़ी ये आशा करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जोधपुर के लूणी विधानसभा क्षेत्र में द न्यूज बर्ड की खबर की मुहिम रंग लाई है। क्षेत्र में लंबे समय से उत्पन्न पेयजल समस्या को लेकर खबर चलाने के बाद विभाग निरंतर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। विधानसभा क्षेत्र के समस्याग्रस्त गांवों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बड़े स्तर पर अवैध जल कनेक्शन हटाने का अभियान चला रखा है। विभाग ने अब लूणी उपखंड के बाद डोली उपखंड में भी अभियान की शुरुआत की है। सहायक अभियंता नरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले ही बैठक लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने अभियान में तेजी लाने की बात कही थी। उसके बाद से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता महेंद्र किराड़ के निर्देशानुसार उमेश सागर से लूणावास भाकर जाने वाली मुख्य 24 इंची पेयजल पाइपलाइन से कार्यवाही करते हुए कुल 8 अवैध जल कनेक्शन हटाए गए। उन्होंने बताया कि अभियान निरंतर आगे भी जारी रहेगा। अभियान की समाप्ति पर अंतिम रिपोर्ट बनाकर मुकदमे दर्ज करवाते हुए आर्थिक दंड लगाया जाएगा। दोनों अभियानों में कुल 218 अवैध जल कनेक्शन विभाग ने हटाए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कैंप थे, उन कैंप में अवैध जल संबंध की काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई थी। माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय के निर्देश पर हमने सभी जगह अवैध जितने भी जल संबंध थे उनको चिन्हित किया है और उनको हमने काटने का अभियान चलाया है। 15 दिन के अंदर हमने 218 कनेक्शन काट दिए हैं और क्षेत्र में अच्छा सुधार हो रहा है। इसके तहत हमने 3 टैंकर जब्त किए हैं और 4 FIR करी हैं और हमने 20 को नोटिस दिया है। बाकी की कार्रवाई भी प्रोग्रेस में है। क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था में अच्छा सुधार हुआ है। धुंधाड़ा और बाचरना गांव के जिन टैंकरों को भरने में, जिन जलाशयों को भरने में 3 से 4 घंटे लगते थे, अब उनको भरने में मात्र 15 से 20 मिनट लग रहे हैं।
ये कार्रवाई आगे भी की जाएगी और आपको क्षेत्र में अच्छा सुधार मिलेगा। स्वीप योजना के तहत पंचायत समिति लूणी की ग्राम पंचायत नीगाणा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व ग्राम पंचायत कार्यालय में ईवीएम वीवीपैट से मतदान की प्रक्रिया बताई गई। उपखंड कार्यालय की स्वीप जागरूकता टीम के सह प्रभारी मादाराम व मास्टर ट्रेनर मोतीलाल कनौजिया ने युवा मतदाताओं को वीवीपैट मशीन कंट्रोल यूनिट से मतदान करने की जानकारी दी। पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि स्वीप योजना का मुख्य लक्ष्य निर्वाचन के दौरान सभी पात्र मतदाताओं को मत देने और जागरूक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दौरान सरपंच बीरबल राम बिश्नोई, ग्राम विकास अधिकारी किशोर पालीवाल, सोहनलाल पवार आदि ग्रामीणों ने भाग लिया। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल आएंगे जोधपुर, वर्चुअल माध्यम से करेंगे विभिन्न लोकार्पण व शिलान्यास। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सर्वांगीण स्वच्छता को प्राथमिकता जरूरत बताते हुए नियमित निरीक्षण व मॉनिटरिंग के दिए निर्देश। लघु उद्योग हो या कोई भी उद्योग, उसका डेवलपमेंट सरकार की जिम्मेदारी, राज्यवर्धन सिंह ने हस्तशिल्प उत्सव में किया संबोधित। चिकित्सा विभाग की एसीएस ने किया अस्पताल का निरीक्षण, नर्सेज ने सौंपा ज्ञापन। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।